आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को आप ले लें, यूपीएससी पीसीएस से लेकर बैंकिंग, पुलिस, डिफेंस तक के सभी एग्जाम्स में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को ले लीजिए तो उसमें जो साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उनका आजकल आप किसी भी एग्जाम को देख लेंगे तो ज़्यादातर जो वेटेज है वो साइंस में भी बायोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आज जो है हम वही चीज़ करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो फैक्ट्स है बायोलॉजी के, साइंस के, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने यहाँ मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। क्या क्वेश्चंस एग्जाम में इन फैक्ट से बन सकते हैं तो वो हम देखेंगे। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ मैंने आपके सामने जितने भी फैक्ट्स लिखे हैं इनसे रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी चीज़ को, एक भी फैक्ट को मिस मत करिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि ये इन चीज़ों में से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो हमारा चीज़ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना या केमिकल फैक्ट्री किस ऑर्गन को कहा जाता है, तो कौन सा अंग है जिसे रासायनिक कारखाना या केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है हमारे शरीर के किस पार्ट को? तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लीवर को। लीवर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। इसे क्यों कहा जाता है केमिकल फैक्ट्री, रासायनिक कारखाना? क्योंकि लीवर का क्या काम है कि ये जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा जो हार्मफुल जो चीजें हैं उसको क्या डिस्ट्रॉय कर देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है। तो जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, अच्छी नहीं है चीजें, उनको डिटॉक्सिफाई कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। तो इसलिए लीवर को क्या कहा जाता है? रासायनिक कारखाना या केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। अब जो लीवर को रासायनिक फैक्ट्री तो कहा ही जाता है, इसके अलावा इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग यानी कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर का, तो वो कौन सा है? वो भी लीवर ही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन, तो वो क्या है? स्किन है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा अंदरूनी अंग कौन सा है, तो आपका क्या आंसर होगा? लीवर, यकृत। क्लियर? तो समझ आ गया होगा। और एक और चीज आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जो बहुत ज्यादा जो है आपका अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ज्यादा बहुत शराब पीते हैं, अक्सर उनमें देखा गया है, अक्सर केसेस देखे गए हैं कि उनका जो लीवर है वो जल्दी खराब होता है बाकी लोगों के कंपैरिजन। वो इसीलिए ही खराब होता है क्योंकि जो शराब है ज़्यादा वो हमारे शरीर के लिए जो है वो अच्छी नहीं है, हार्मफुल है। तो उस अल्कोहल के इफेक्ट को कम कौन करता है? वो लीवर करता है। अब जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा शराब लेते हैं, उनके लीवर को उतना ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है उस शराब के असर को कम करने के लिए, उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो उनके शरीर में क्योंकि लीवर ज़्यादा काम करता है तो इसलिए उन लोगों का जो लीवर है अक्सर देखा गया है कि वो जल्दी खराब होता है। क्लियर? तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसलिए लीवर को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री या रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गया है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। साथ ही इसके ये भी याद रखिए कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग, इंटरनल ऑर्गन भी है। क्लियर? तो आप लोग देख रहे होंगे कि फैक्ट एक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन है आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ साथ डिस्कस करूंगी। एक पॉइंट के साथ आपके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। 1-2 को और हम कवर कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पीलिया, ये कौन से अंग की बीमारियां है? तो कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्टेड होता है इन डिजीज से? कौन कौन सी? हेपेटाइटिस और जॉन्डिस। जॉन्डिस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पीलिया। तो ये जो रोग है ये आपके किसके रोग है? लीवर के ही है। लीवर पे जब आप इन्फेक्टेड हो जाए तो ये जो है रोग हो जाता है। हेपेटाइटिस में
हिपैटिक जो शब्द है वो लीवर के लिए यूज होता है, और आइटिस का मतलब है इन्फेक्शन। तो लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो किसी भी, वो डिपेंड करता है कि कौन से वायरस से हुई है, तो उस तरह से आपका जो है हिपेटाइटिस जो रोग है किसी व्यक्ति को हो जाता है इन्फेक्शन से। जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, पीलिया रोग, मतलब कि उसके जो आंखों की पुतली है, हाथ पैर जो है, उसकी स्किन पीली पीली दिखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि लीवर में एक हमारा जो है एक जूस सिक्रेट होता है बिलिरुबिन, तो ये ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, जिससे कि आपकी जो स्किन है, आंखों में पीलापन आ जाता है। तो इसलिए उस रोग को क्या कहते हैं, जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। तो इस फैक्ट के साथ हमारा एक और फैक्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जो रोग है वो लीवर से संबंधित है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट है नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन हमारे शरीर में कौन से तंत्र या कौन से सिस्टम का जो है वो पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, किसका? हिंदी में बोले तो पाचन तंत्र का अंग है ये आपके उत्सर्जन तंत्र का अंग है, या फिर आपके परिसंचरण तंत्र का अंग है। तो नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है, कौन से सिस्टम में पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र में पाई जाती है। क्लियर? तो कहां पाई जाती है आपके नेफ्रॉन? आपके उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका काम क्या है, हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, आपका लिक्विड जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, उसे यूरिन, पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से जो है बाहर निकालना एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य काम है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र में मेन जो हमारी चीजें क्या है, हमारे दो किडनी है, तो किडनी यानी कि जो गुर्दे, दो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है आपकी किडनी। उन किडनियों में अगर इसका रफ सा डायग्राम देखें तो ये आपकी जो है दो किडनी है, और ये आपका है पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये है आपका यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपकी जो है दोनों तरफ दो किडनी है, और इन दोनों किडनी में, एक किडनी में अगर एक किडनी की सिर्फ बात करें तो सिर्फ एक किडनी में जो है आपके 10 लाख से भी ज्यादा छोटी छोटी जो है नेफ्रॉन पाई जाती है। तो दोनों किडनी की अगर हम बात करें तो हमारी दोनों ही किडनी में जो है छोटी छोटी जो है नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, जिनका साइज लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और इनका जो मुख्य काम क्या है, मेनली जो हमारी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरे जो मेन रूप से काम करती है वो कौन करती है, नेफ्रॉन ही करती है, जो कि आपके जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो हमारे शरीर से बाहर निकालती है। यूरिन जो है, यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में जो है किडनी, यहाँ छोटी छोटी किडनी आपका पेशाब जो है आपके शरीर से यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आपकी किडनीज हैं, एक किडनी में 10 लाख से भी ज्यादा जो है आपकी छोटी छोटी नेफ्रॉन जो है पाई जाती है, जो कि जिनका 3 सेंटीमीटर के आसपास जो है साइज होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो मेन जो आपकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन सी है, जो आपकी मुख्य कार्यात्मक जो यूनिट है आपके उत्सर्जन तंत्र की, वो कौन सी है? तो कौन है? वो आपकी नेफ्रॉन ही है। क्लियर? तो नेफ्रॉन जो है मेन स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है आपके पूरे उत्सर्जन तंत्र की, जिसका जो कि हेल्प करती है किसमें, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको पेशाब के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने में काम जो है नेफ्रॉन का एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र में है। क्लियर? तो क्लियर हो गया आपको कि नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है, कौन से सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र में जो है ये आपके पाई जाती है। तो क्लियर हो गया नेफ्रॉन के बारे में। आगे बढ़े, उसके बाद है ह्यूमन स्किन कलर। तो जो मानव की त्वचा को अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी जो स्किन है, इसे जो कलर है वो कौन प्रोवाइड करता है, अगर हम देखें एशियंस जो है उनका कलर क्या है, ब्राउनिश है। अगर यूरोपियंस देखें उनका वाइट कलर है ना। तो अगर हमारे में भी देखें तो कई कलर है, कोई स्किन कलर का है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, कोई डार्क कलर का है, कोई सांवला है। तो ये जो है अलग अलग जो स्किन कलर है ह्यूमंस के, वो किस कारण होते हैं?
किस पिगमेंट के कारण होते हैं, किस रंजक के कारण होते हैं? तो कौन सा पिगमेंट है? वो है आपका मेलानिन। तो ये चीज याद रखें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि एक भी चीज को, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक जो पॉइंट है एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ है और एक एक जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन स्किन कलर जो है, अलग अलग जो स्किन कलर होते हैं वो किस कारण होते हैं? मेलानिन पिगमेंट के कारण। मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रंजक, और इंग्लिश में पिगमेंट। तो इस मेलानिन पिगमेंट के कारण ही कोई व्यक्ति जो है, किसी ह्यूमन की स्किन का कलर ब्लैक है, किसी का वाइट है, किसी का ब्राउनिश है, किसी का लाइट है, किसी का डार्क है। तो हमें समझ आ गया कि क्यों अलग अलग जो स्किन कलर हैं वो ह्यूमन के होते हैं, क्योंकि जो मेलानिन की जो मात्रा है वो कम या ज्यादा होती है। क्लियर? तो आगे बढ़े। उसके बाद है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऐसा कौन सा सेल है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो कौन से सेल है? वो है आपके आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो रेड ब्लड सेल्स में जो है आपका हीमोग्लोबिन जो है पाई जाती है। जैसे अगर आपसे एक और क्वेश्चन यहां से जुड़ता है और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर की ऐसा कौन सा सेल है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें जो नाभिक है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। हमारे शरीर में हमें पता है न्यूक्लियस, हर कोशिका में जो है आपका एक न्यूक्लियस जो है वो होता है। हर सेल में, हमारे किसी भी सेल को ले लेंगे आप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हर सेल में, हर कोशिका में एक न्यूक्लियस मिलता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिर भी आपको बताना है कि हमारे शरीर की ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसका क्या नाम है? आपका रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें सिर्फ बाहर जो है आपका सेल ऑर्गेनेल, सेल फ्लूइड होता है। और आरबीसी के अंदर ही जो है आपका ये क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है इसका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे जो ब्लड है, खून है, वो लाल रंग का क्यों होता है, तो वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का भी होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपका आयरन होता है। तो ये चीज याद रखें, क्या होता है? आयरन। तो यहां भी हमने, आप देखें तो 3-4 चीजें हमने लगातार कवर की है। पहली, हीमोग्लोबिन कौन से सेल में पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो आपका रेड ब्लड सेल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से स्तनधारी या मैमल है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो 2 जो है स्तनधारी या मैमल जो है एक्सेप्शन है, वो है आपके कैमल और लामा। तो ये 2 स्तनधारी हैं जिसमें कि आरबीसी में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी किसी भी मैमल या स्तनधारी की आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और हीमोग्लोबिन आपके न्यूक्लियस में, आरबीसी में ही पाया जाता है, जिसके कारण आपके ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में जो है एलिमेंट है वो कौन सा पाया जाता है? आयरन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और रेड ब्लड सेल्स का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। ये भी लिख ले, इरिथ्रोसाइट। तो इन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अगर आपसे पूछूं मैं कि एक एवरेज ह्यूमन में हीमोग्लोबिन कितना होता है, मेल में अगर देखें, मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है हीमोग्लोबिन, कोई बता सकता है? तो कितना होता है आपका? ये लिख ली, यहाँ पे मैं मिटा रही हूं। कैमल और लामा में याद रखें, 2 ऐसे मैमल हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये दोनों एक्सेप्शन है। तो मेल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और फीमेल को इस साइन से। तो ये नहीं पता तो देख ले, मेल, ये फीमेल।
मेल्स में जो आपके मेल है आपके उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है 13 to 17 ग्राम पर डीएल। कितना होता है 13 से 17 ग्राम पर डीएल। और अगर महिलाओं में देखें तो फीमेल्स में देखें तो कितना होता है 12 से 14 ग्राम पर डीएल। ये एवरेज है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये आपको एवरेज जो है वो याद रखना है। मेल में 13 to 17 जबकि फीमेल्स में 12 to 14 ग्राम पर डीएल जो है आपका हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे शरीर का ऐसी कौन सी ग्रंथि है या ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो किस अंग को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है ये आपकी क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर के जितने भी ग्लैंड्स हैं, आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जैसे कि आपकी थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका पाइनियल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, तो ये जितने भी ग्लैंड है, जितने भी आपके इंटरनल जो ग्लैंड है, अंदरूनी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, और इसीलिए इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्वेश्चन आया कि मास्टर ग्लैंड या जो मास्टर ग्रंथि है वो किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्यों कहा जाता है इसे मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये हमारे जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, उन जैसे कि अभी नाम लिए मैंने 2-3, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, आपका पाइनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इन सभी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम देखते हैं कि सोल्जर जो है हमारे बॉर्डर पर है, हमारे जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, है ना, हमारे कंट्रीज की जो प्रोटेक्शन है वो कौन कर रहे हैं? हमारे सोल्जर्स कर रहे हैं। उसी तरह हमारे शरीर के सोल्जर किसे कहा जाता है? जो हमारे शरीर की जो है वो रक्षा करते हैं। तो किसे कहा जाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स को, श्वेत रक्त कोशिकाओं को, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो क्या होगा ये? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इन्हें जो है मनुष्य के शरीर के सिपाही या सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। क्यों? इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर को जो है विभिन्न जो बीमारियां हैं, जो एलर्जीज है, इन्फेक्शन है, उसे बचाता है। तो हमारे शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई एलर्जी हो जाए, तो हमारा शरीर जो है अपने आप जो है उसे रिस्पॉन्स करता है, उस डिजीज से लड़ने की कोशिश करता है। और उसे लड़ने की जो कोशिश करता है वो कौन सा सेल है? आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स या जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये किसी भी एलर्जी इन्फेक्शन से हमारे शरीर में लड़ती है। तो इसलिए इस तरह से ये हमारे शरीर की क्या कहलाती है? सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहलाती है। आपने देखा होगा कि वैसे अगर देखें WBC की जो संख्या है, इन सेल्स की जो संख्या हमारे शरीर में कितनी है? 5000 से 10,000 है। कितनी है? 5000 से 10,000 जो है इनकी संख्या, इनका जो नंबर है हमारे शरीर में है। लेकिन जब कभी हमारे शरीर में जो है कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो क्योंकि इनका काम क्या है? उस इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में हुई है उससे लड़ने का काम WBC का है। तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इनकी जो संख्या है, ये नंबर है, इनका काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप देखें, अगर आप कभी अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो आपका जो WBC काउंट है, अगर देखें वो बढ़ गया है, 10 से कितना हो गया? 12 हो गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसलिए बढ़ गया है कि क्योंकि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हुई है और उससे लड़ने के लिए WBC ने अपना काउंट जो है वो बढ़ा दिया। तो ज़्यादा मतलब
2 3 1 2 हज़ार ऊपर हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि WBC जो है नेचुरली अपना जो काउंट है वो हमारे शरीर में अपना बढ़ा देती है ताकि वो किसी इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ सके। तो इसलिए WBC या वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, हमारे शरीर का सिपाही या सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। और WBC का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या है, ल्यूकोसाइट्स। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, DNA। तो हमारे शरीर में कौन सी कोशिकांग या कौन सी सेल ऑर्गेनेली में जो है DNA पाया जाता है। तो कहाँ DNA पाया जाता है हमारे शरीर में, मेनली मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है DNA, तो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। जो DNA है वो न्यूक्लियस में मेनली पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अलावा जो आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस में जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA मिलता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में न्यूक्लियस के अलावा जो DNA है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर ही आपकी कोशिकांग होती है, सेल ऑर्गेनेली, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें भी कुछ अंश, मतलब थोड़ा बहुत जो है आपका DNA पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से DNA आपका न्यूक्लियस में ही मिलता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपका, इसका थोड़ा पार्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA जो है वो मिलता है। DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो संरचना है, अगर इसका मॉडल देखें तो कैसा है, वो द्विकुंडलीय संरचना है, डबल हेलिकल जो है वो स्ट्रक्चर है। जो कुछ इस तरह का जो है आपका DNA मिलता है हमें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और DNA की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। और इसका स्ट्रक्चर द्विकुंडलीय है, डबल हेलिकल है, फुल फॉर्म डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। और इसमें 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहली एक इसमें शुगर पाई जाती है, कौन सी, डिऑक्सीराइबोस। तो जो इसका नाम है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी में हिंट ले सकते हैं। तो इसमें शुगर कौन सी पाई जाती है, डिऑक्सीराइबोज शुगर इसमें मिलती है। इसके अलावा इसमें एक फॉस्फोरिक एसिड होता है और एक नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं। तो 3 चीजें इसमें मेनली पाई जाती हैं। आपको कोई भी डाउट हो DNA की, जो मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप वीडियो देखना चाहें तो DNA दक्षता एकेडमी अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। बाकी आपको कोई भी बायोलॉजी की वीडियो देखनी है तो बायोलॉजी दक्षता एकेडमी बायोलॉजी आप लिखेंगे तो पूरा फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सारी वहाँ पर फोल्डर में बायोलॉजी की वीडियो मिल जाएगी। वहाँ मैंने सारे जो टॉपिक हैं वो डिटेल से पढ़ाए हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये था DNA के बारे में, जो कि मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है और थोड़ा बहुत ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। क्लियर। आगे बढ़े तो आगे है आपका फ्लोएम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका प्लांट्स हैं, पौधों में प्लांट्स के जो आपके विभिन्न जो उसके पार्ट्स हैं, वहाँ उसमें जो फूड है, खाद्य जो आपके खाद्य भंडार है वो कौन पहुंचाता है। अब ये आपका जो पेड़ है, ये आपका पेड़ है। अब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो है, जो यहाँ पर जो पत्ते हैं, लीव्स है, वो खाना बनाते हैं अपना। लेकिन अब जो इसने खाना बनाया है, फूड बनाया है, वो इस पेड़ के अलग अलग पार्ट में वो कैसे जाएगा, इसके तने में कैसे जाएगा, इसके इस पार्ट में कैसे जाएगा। मतलब जो आपका ट्री है या फिर कोई भी अगर आपका प्लांट है, उसके अलग अलग पार्ट में खाना पहुंचाने के लिए, फूड पहुंचाने के लिए कौन सी सेल या कोशिका जो है वो मदद करती है। तो आपको उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है, फ्लोएम। तो फ्लोएम आपका ऐसा टिश्यू है, ऐसा उत्तक है। फ्लोएम आपका क्या है, टिश्यू है, एक उत्तक है, जो कि एक प्लांट टिश्यू है, जिसका मुख्य काम क्या है कि किसी भी प्लांट या किसी भी ट्री में जो
भोजन है, आपका फूड है, उसे उसके पूरे पेड़ में या पूरे पौधे तक जो है उस खाद्य भंडार को, उस फूड को पहुंचाना। तो फ्लोएम का काम क्या है कि प्लांट या ट्रीज में जो आपका फूड है, भोजन है, उसे पूरे अंगों में पहुंचाना। तो याद रखें फ्लोएम का काम क्या है, इस डायग्राम से याद रखें कि फूड को, फ्लोएम जो टिश्यू है, फूड जो बनता है उसे इस पूरे पेड़ के सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यू करता है। इसके उलट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, फूड का हमें पता चल गया कि पूरे पौधे या जो आपका पेड़ है उसमें जो आपका भोजन है, फूड है, वो तो पहुंचा देता है फ्लोएम टिश्यू, लेकिन पानी, अगर हम पानी पूछे कि पानी कौन पहुंचाता है पूरे पेड़ में, तो पानी पहुंचाने का काम करता है आपका जाइलम टिश्यू। तो ये दोनों, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों आपके क्या है, एक प्लांट टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है, फ्लोएम उत्तक का काम है कि जो आपका फूड है, आपका भोजन है, उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। जाइलम टिश्यू या जाइलम उत्तक का काम क्या है कि जो पानी है, जो सींचा जाता है, पानी को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना किसका काम है, जाइलम टिश्यू का। तो याद रखें जाइलम का क्या काम है, वाटर को, H2O हमारा वाटर यानी कि जो पानी है, उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम टिश्यू का है, और खाने को, फूड को सभी भागों तक पहुंचाना वो फ्लोएम टिश्यू का काम है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो BCG जो टीका है, BCG जो इंजेक्शन है, वो नवजात शिशु को, आपका न्यूबॉर्न बेबीज हैं जो होते हैं, उनको कितने घंटे के अंदर जो है वो लगाया जाना चाहिए। तो जन्म के दौरान बच्चे को जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, उसमें एक टीका होता है जन्म के दौरान जो दिया जाता है, BCG टीका, BCG इंजेक्शन। तो BCG जो टीका है वो नवजात शिशु को, न्यूबॉर्न बेबीज को कितने घंटे के अंदर दिया जाता है। तो कितने घंटे के अंदर दिया जाता है, विदिन 48 आवर्स। तो 48 घंटे के अंदर जो है BCG टीका जो है बच्चे को लगाया जाता है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो भी लिखना इंपॉर्टेंट है, BCG बैसिलस कालमेट ग्वारिन। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें, BCG कालमेट, BCG की फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कालमेट ग्वारिन। और ये जो टीका दिया जाता है किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, किस डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस, TB के बचाव के लिए। तो ये बच्चे को किस डिजीज से बचाता है, TB से। तो TB से बचाव के लिए जो है BCG टीका बच्चे को जन्म के 48 घंटे के अंदर जो है वो दिया जाता है, और जिसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्वारिन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है, रतौंधी जो रोग है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन A की कमी से। तो विटामिन A की कमी से, विटामिन A की डेफिशिएंसी से जो है मनुष्य में नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जो रोग है वो होता है, जिसमें जो व्यक्ति को जो है रात के समय जो है वो धुंधला या कम दिखाई देने पड़ जाता है। और विटामिन A का अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल नेम जो है वो क्या है, तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। तो याद रखें, विटामिन A की कमी से जो हमारे अंदर जो डिजीज हो सकती है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। और विटामिन A का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है, रेटिनॉल। तो ये चीज़ याद रखें। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने देखे। वैसे अगर आप काउंट कर सकते हैं कि हमने आज कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर किए, चाहे एक टर्म है लेकिन उससे रिलेटेड जो फैक्ट, एक फैक्ट से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस हैं, आपने देखा ही होगा कि 3 से 4 कम से कम क्वेश्चंस यहाँ से हमने बनाकर देखे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक मेरे साथ साथ जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से टॉपिक याद हो जाए, तो वीडियो के बाद एक बार फिर से वीडियोस को आप दोबारा रिपीट कर लें, ताकि आपको और अच्छे से जो है ये वीडियो समझ में आ जाए, और ये इसी के साथ आज ही आपको ये टॉपिक जो है वो याद हो जाए।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, इसी से हमारा जो है मोटिवेशन हमें मिलता है। लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमें ये है कि हमें अच्छा लगता है कि हाँ आपको जो है वीडियोस अच्छी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।